तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जयेश। जब भी मैं इस टाइप की कोई भी क्राइम की कहानी, स्टोरी सुनता हूँ, रियल स्टोरी, तो दिमाग में एक ही प्रश्न आता है कि एक ही जवाब आता है, एक ही सवाल आता है कि आखिर इंसान कहाँ पर जाकर रुकेगा। जब भी कोई मैं कहा क्राइम की कहानी सुनता हूँ तो सोचता हूँ कि इससे बुरा क्या होगा, मगर जब दूसरी कहानी सामने आती है तो ये ऐसा लगता है कि ये तो उससे भी बुरा था। तो आज की जो हमारी कहानी होने वाली इसी टाइप की होने वाली, जो कि एक हैदराबाद की सच्ची घटना है। जो भी बच्चे अगर इस कहानी को सुन रहे हैं तो मेरा आपसे गुजारिश रहेगी कि इस कहानी को मत सुनिए। अगर 18 साल के पहले, 18 साल से कम आपकी उम्र है, किसी और कहानी को बाद में कभी सुन लीजिएगा, क्योंकि कहानी है ही ऐसी। मगर हमारी जो मजबूरी होती है, प्रोफेशन की मजबूरी होती है कि आपको ऐसी कहानियां बतानी पड़ती है जिससे कि आप जागरूक हो। तो आज की जो कहानी शुरू होती है वो है, इंडियन आर्मी में एक नौजवान काम करता था जिसका की नाम है गुरुमूर्ति। काफी अच्छा देशभक्ति का जज्बा, नौकरी भी ठीक ठाक चल रही थी और सारी जो लाइफ है जैसी नॉर्मल होती है वैसी सभी की लाइफ व्यवस्थित जैसी चलती वैसी इसकी भी लाइफ चल रही थी। अब क्या होता है, अचानक से ये एक दिन इंडियन आर्मी की नौकरी भी छोड़ देता है। और इंडियन आर्मी की नौकरी छोड़ने के बाद में अब जाहिर सी बात है कि एक लाइफ है, लाइफ अगर आगे बढ़ानी है तो कुछ पैसे पैसे की जरूरत भी होगी। तो पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए इधर उधर के छोटे मोटे काम करने लगा। मगर इसका जो बैकग्राउंड था इंडियन आर्मी से जुड़ा हुआ था, तो इसको डीआरडीओ में नौकरी मिल जाती, एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका कि फुल फॉर्म होता है डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च सेंटर। बैकग्राउंड इसका आर्मी का था, तो इसे यहाँ पर नौकरी मिल जाती है और यहाँ पर ये सिक्योरिटी में काम करने लगता है, सिक्योरिटी हेड के रूप में। अब क्या होता है कि जैसा जब ये आर्मी में काम कर रहा होता है तो इसके घर के जो लोग होते हैं, जो माता पिता होते हैं, इसके लिए एक लड़की देखते हैं। लड़की का नाम होता है पी वेंकट माधवी। अब इसे भी लड़की पसंद आ जाती है। अब लड़की जाहिर सी बात है पसंद आ गई है, तो अब दोनों की शादी करवा दी जाती है 2012 में। लाइफ बिल्कुल व्यवस्थित चल रही थी, सब दोनों ही हंसी खुशी जैसे सब नॉर्मल परिवार में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों रह रहे थे। अब इसी के बाद में इनके दो बच्चे होते हैं। इन दोनों बच्चों के साथ में हैदराबाद के मीरपेट इलाके में रहते हैं। बिल्कुल ठीक ठाक लाइफ चल रही थी। वो भी अपने जो गुरु मूर्ति है उसकी भी नौकरी ठीक चल रही थी और घर बिल्कुल सही से चल रहा था, हंसी खुशी ये लोग रह रहे थे जैसे नॉर्मल ठीक ठाक लाइफ चलती है। फिर इसी बीच में क्या होता है, जनवरी में हमारे जो एमपी की बात करें या आसपास के एरिया में बात करें तो वहां पर जो 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है। मगर वहां पर जो हैदराबाद होता है इसे संक्रांति नहीं बोला जाता है, इसे एक पोंगल का त्योहार कहा जाता है। जो संक्रांति हमारे यहाँ बनाई जाती है वो सिर्फ 14 जनवरी को ही बनाई जाती है। जिस दिन वो होती है उस दिन बनाई जाती है, उसके बाद में उस संक्रांति के बारे में कोई बात नहीं करता। मगर पोंगल का एक ऐसा त्योहार होता है जो कि हैदराबाद में या जो वो स्टेट होती है उस जगह पर कम से कम 6 से 7 दिनों तक उस प्रोग्राम को मनाया जाता है। काफी अच्छे से उसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसी पोंगल के त्योहार में क्या होता है कि जो माधवी होती है, रोज डेली उसका एक रूटीन बना हुआ था कि रोज अपने माता पिता को फोन लगाती थी। मगर 16 जनवरी को जब माता पिता के पास फोन नहीं जाता है तो वो सोचते चलो ठीक है, नॉर्मल बात है, सुबह तो बात हो गई थी। मगर जब 17 तारीख को फोन नहीं जाता है तो माधवी के जो माता पिता होते हैं वो गुरु मूर्ति को फोन लगाते हैं और पूछते हैं। तो गुरु मूर्ति बताता है कि वो पोंगल पे घर पे आने के लिए जिद कर रही थी, उसके बीच में हमारे झगड़े हो गए और झगड़े हो जाने के बाद में वो घर से चली गई है। तो फिर उसके माँ बाप सोचते हैं कि माधवी के, ठीक है, वो किसी फ्रेंड वगैरह के यहाँ गई होगी तो वो भी नॉर्मल में रह लेते हैं। मगर जब 18 तारीख को भी उसका फोन नहीं आता है तो वो दोबारा से गुरु मूर्ति को फोन लगाते हैं और फोन लगाने के बाद में जब माधवी के घर जाते हैं जो कि हैदराबाद के मीरपेट इलाके में घर है, तो फिर वहां पर दोबारा से गुरु मूर्ति से पूछा जाता है तो बताता है कि वो पोंगल पे घर पे आने की जिद कर रही थी। मैंने उससे बोला कि मैं भी घर पर हूँ, मेरी नौकरी भी है, बच्चे भी है, तो एक काम करना तुम फिर कभी चल जाना। तो इसलिए हमारे झगड़े हो गए और झगड़े में वो घर छोड़कर चली गई। अब 18 तारीख को जैसे ही वो घर पर आते हैं उसके माता पिता,
अब उसे घर से लापता हुए को 2 दिन हो चुके थे। जितने भी दोस्त रिलेटिव थे सबको फोन लगाकर पूछ लिया गया था, वो कहीं पर नहीं गए गए थे। तो फिर अब उसके माँ बाप बोलते हैं कि अब हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते हैं। तो सब मिलके, जो उसी एरिया का एक पुलिस स्टेशन लगता है जिसका कि नाम है मीरकोट पेट इलाके में पुलिस स्टेशन लगता है, 18 तारीख को उसकी गुमशुदगी की कंप्लेंट करते हैं। कंप्लेंट करने के बाद में जब पति से पूछा जाता है गुरुमूर्ति से, तो बोले हमारे झगड़े हो गए थे, पोंगल पे घर पे जाने के लिए जिद कर रही थी, मैंने मना किया, तो उसके बाद में घर से झगड़ा करके वो चली गई है। तो पुलिस वाले भी इसे हल्के बस्ते में लेते हैं कि हस्बैंड वाइफ के घर, हर घर में झगड़े होते हैं, हो सकता है कि किसी फ्रेंड के यहाँ चली गई है। मगर जब 18 तारीख के बाद में 18 को कंप्लेंट की गई, पुलिस ने भी अपने हिसाब से थोड़ी बहुत जांच पड़ताल की और आसपास में पूछा, तो कोई सुराग नहीं मिला। मगर 18 गया, 19 गया, 20 गया, 21 गया, 22 गया। अब जो माधवी थी 16 तारीख को लापता हुई थी, घर से निकली थी और 22 तारीख तक नहीं आई। तो उसके बाद में पुलिस के भी कान खड़े होते हैं, बोला मामले में कुछ गड़बड़ है। तो फिर वो क्या करते हैं, इसके बाद में जांच चालू करते हैं। तो सबसे पहले जो पुलिस का हथियार होता है, वो कौन सा हथियार होता है, वो होता है सीसीटीवी कैमरा। तो जो मीरपेट इलाके में जहां पर ये माधवी रह रही थी, उसके घर के सामने एक कैमरा जिसका कि रूट था किसकी तरफ, उन्हीं के घर की तरफ। तो वहां पर जब सीसीटीवी कैमरा खंगाला जाता है, तो एक चीज मालूम पड़ती है कि जो माधवी होती है दोपहर में घर के बाहर गई थी, उसके बाद वापस दोबारा से घर में अंदर गई, उसके बाद में कभी वो घर के बाहर निकली नहीं। मगर एक चीज होती है कि एक और ऐसा एंगल था जहां जिस तरफ से अगर माधवी जाती है आती है तो पता नहीं चलेगा। तो ये जो गुरु मूर्ति है, इसके लिए एक प्लस पॉइंट ये बन जाता है। तो फिर उसके बाद में गुरु मूर्ति से दोबारा से पूछताछ की जाती, मगर 3 दिनों तक पूछताछ लगातार की जाती है। घर से बुलाकर, फोन से बुलाकर लाया जाता है और पूछताछ की जाती है। तो हमेशा ही अपने बयान बदलते गया। अब ये बात कोई छोटी मोटी थी नहीं कि किसी पत्नी घूमे, उसके बाद में 16 तारीख को निकले, 2 दिनों तक किसी को खबर नहीं, उसके बाद में पुलिस में कंप्लेंट लिखा और यहाँ पर भी बयान बदलता गया। तो अब पुलिस को होता है थोड़ा सा शक गुरु मूर्ति के ऊपर। तो शुरू में तो जैसे कि हर अपराधी हर चीज को घुमाने की कोशिश करता, मगर पुलिस जो हैदराबाद पुलिस होती है, जब अपने तरीके से पूछती है, तो गुरु मूर्ति एक सीधा साधा इंसान सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था और कभी पुलिस से उसका लफड़ा पड़ा नहीं। तो ज्यादा समय तक वो पुलिस की जो सख्ती होता है वो झेल नहीं पाता है। फिर वो बताता है मैं सब कुछ सही बताऊंगा। पुलिस बोलती है हाँ बताओ। बोले बताने के लिए आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। तो पुलिस वालों को लेकर वो घर जाता है। जैसे ही घर में जाता है तो उसका रुख होता है किचन की तरफ। अब जब वो किचन की तरफ जाता है तो बताता है कि जब आखिरी बार इस घर में थी, वो इस कुकर में थी। अब पुलिस वाले जब उसे देखते हैं तो जाहिर सी बात है, पुलिस वाले भी कि इंसान है, कोई ऊपर से भगवान तो आए नहीं, तो उनके भी कान खड़े होते हैं और थोड़ा सा सहम जाते हैं, इसका दिमाग तो खराब नहीं है। फिर उसके बाद में वो किचन से निकालने के बाद में पुलिस वालों को लेके जाता है अपनी बाथरूम में। बोले जब कुकर में जब माधवी गई थी, उससे पहले ये इस बाथरूम में थी। और इस बाथरूम से निकलने के बाद में कुकर में आई, और कुकर से आने के बाद में वो कहाँ गई, चलो अब मैं वो दिखाता हूँ। तो उसी के पास में एक नदी होती है जिसे कि झील बोलते हैं, जहाँ पानी भी काफी गहरा था। उस झील का नाम है जिले लाकुड़ा झील। वहां पर लेके जाता है। फिर बोले वहां से कुकर से निकलने के बाद में माधवी यहाँ पर आई। अब सुनाना चालू करता है पूरी कहानी। बोले 16 जनवरी को मैं अपने घर पर आया। घर पर आ जाने के बाद में जो माधवी थी मुझसे जिद करने लगी कि मुझे अपने घर जाना है। थोड़ा सा हमारे झगड़े हुए, मैंने उसे समझाया कि मेरी अभी नौकरी चल रही है, बच्चे भी है, अभी मत जाओ, फिर कभी चल जाना। मगर वो जिद करने लगी। फिर हमारे थोड़े झगड़े हुए और मैंने गुस्से में उसका गला ऐसा दबाया। मैं उसे मारना तो नहीं चाहता, मगर गला इतनी जोरों से दब गया कि उसका दम घुट गया और दम घुट जाने के बाद में उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद में मैं काफी ज्यादा घबरा गया और घबरा जाने के बाद में अब मैं जिस इलाके में रहता हूँ वो इतना पोश इलाका है कि वहां से किसी लाश को कंधे पे उठाकर ले जाना और कहीं पर ठिकाना लगाना नामुमकिन था। तो मेरे दिमाग में एक चीज चली कि क्यों ना इस लाश को मैं ऐसा बना दूं कि एक थैली में भर के ले जाऊं, तो लोगों को समझ में भी नहीं आएगा सब्जी लेके जा रहा हूँ या लाश को लेके जा रहा हूँ। तो अब सोचिए इंसान का दिमाग।
तो वो क्या करता है, माधवी की लाश को उठाकर बाथरूम में लेके जाता है और बाथरूम में ले जाने के बाद में उसके छोटे 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 टुकड़े करना चालू करता है। अब टुकड़े करते हुए उसे काफी टाइम हो गया था, मगर वो भी सोचने लगा मैं इसे टुकड़े कब तक करता रहूंगा, और किसी को बदबू अगर आ गई तो मेरा पूरा जो भांडा है वो फूट जाएगा, मीन्स क्राइम उजागर हो जाएगा। तो फिर उसके दिमाग में एक और चीज आती है कि अगर इन टुकड़ों को मैं इस कुकर में, जो मांस के टुकड़े होते हैं, इसे कुकर में उकाल दूं, तो बदबू भी नहीं आएगी, और किसी के हाथ में अगर ये मांस के टुकड़े लग भी गए तो पता भी नहीं चलेगा कि इंसान के हैं या जानवर के हैं। तो फिर वो क्या करता है कि माधवी छोटे छोटे टुकड़े करता है, टुकड़े करने के बाद में कुकर में उकालता है। इसी तरीके से 16, 17, 18 3 दिन मीन्स 72 घंटे तक उसका यही काम चलता है। और किस्मत से 72 घंटे में जैसे ही उसका 18 तारीख को पूरा काम होता है, तो उसके बाद में जो मांस के टुकड़े होते हैं एक थैली में लेता है और वो झील में फेंक के आ जाता है। अब उसके सामने एक और चीज थी कि जो हड्डियां है उसका क्या करें। तो हड्डियों के लिए कुछ एक वजनी चीज लेके आता है, उससे हड्डियों को तोड़ता है, तोड़ने के बाद में एक जो ग्राइंडर होता है उससे हड्डियों का चूरा करता है, दोबारा से उसे उसी कुकर में डालता है और उसे भी लेग में जाकर फेंक के आ जाता है। लेग में जाकर फेंक के आने के बाद में घर में इत्मीनान से वो आराम से पूरी सफाई करता है। और सफाई करने के बाद में 18 तारीख को जब माधवी का अभी तक फोन नहीं आया, कोई खबर नहीं थी, तो उसके माता पिता इसके घर पर आते हैं गुरु मूर्ति के, और फिर उससे पूछते हैं। तो पूछने के बाद में वो सारी ये जो कहानी उस वक्त पुलिस स्टेशन में वो कंप्लेंट लिखाते हैं, और फिर सारी कहानी सामने आती है। अब हैदराबाद में जहां पर ये घटना हुई है, वहां पर जो इनका घर है वो एक देखा जाए तो टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। लोग दूर दूर से आकर उस घर को देख रहे हैं कि इसी घर में ये घटना हुई है। मीन्स देखिए कि जहां पर इंसान की जान चली गई है वहां पर भी लोग एंटरटेनमेंट करना नहीं, मतलब छोड़ रहे हैं। और फिर उसके बाद में काफी सारी फोरेंसिक जांच हुई, और उस झील में जब टुकड़े को देखा गया तो पूरे पूरी बॉडी का एक टुकड़ा तक उस झील में नहीं मिला, क्योंकि उसने कुकर में उकाल कर उसे फेंका था और मछलियां ही बड़ी बड़ी थी। फिर घर में फोरेंसिक जो एक्सपर्ट है उन्होंने कुछ ब्लड के नमूने लिए और जो सैंपल्स लिए वो लिए। अब इस केस में आगे क्या होने वाला है, क्योंकि पुलिस के हाथ में बॉडी का एक भी जो टुकड़ा है वो नहीं मिल पाया, जिससे पुलिस सिद्ध कर पाए कि उसकी मौत हो चुकी है और इसने माना है। और जो ये गुरुमूर्ति ने पुलिस के सामने बयान दिए उसने अपना इकबाली जुर्म कबूल कर लिया, मगर जो पुलिस के सामने बयान दिए जाते हैं वो कोर्ट में मान्य नहीं होते हैं। अब देखते हैं आगे इस केस में क्या होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जब जब मैं इस टाइप की क्राइम की स्टोरी सुनता हूँ तो मैं खुद सोच में पड़ जाता हूँ कि आखिर ये इंसान का दिमाग जाकर रुकेगा कहाँ। एक छोटी सी घटना छोटे से झगड़े से इतनी बड़ी घटना हो गई। देखा जाए तो गुरु मूर्ति जाएगा जेल, माँ तो पहुंच चुकी है ऊपर, और 2 बच्चे हैं वो हो चुके हैं अनाथ। तो अगर थोड़ा से अगर इस गुस्से पर कंट्रोल कर लिया जाता तो हो सकता है घटना नहीं होती और एक परिवार नहीं बिगड़ता और इतनी जिंदगियां खराब नहीं होती।